नमस्कार दोस्तों। हिंदी साहित्य लाभ चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 9 की अंतिम निबंध संस्कृति और सौंदर्य। संस्कृति और सौंदर्य नामवर सिंह की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। नामवर सिंह जो रहते हैं, इनका जन्म 1926 ईस्वी में होता है और संस्कृति और सौंदर्य का जो रचना है इसका प्रकाशन 1982 ईस्वी में होता है। इसका प्रमुख सारांश जानने से पहले हम थोड़ा सा इनका ये समझने का कोशिश करते हैं, ताकि हम लोग जहाँ जहाँ लाइन देखेंगे बेहतर से बेहतर उसको हम लोग समझ सकें। संस्कृति और सौंदर्य जो निबंध है इनका, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है इसके पीछे? कहते हैं संस्कृति किसी भी देश, जाति और समुदाय की आत्मा होती है। क्या होती है? किसी भी देश, जाति और समुदाय की क्या होती है? आत्मा होती है। संस्कृति से ही देश, जाति या समुदाय के उन समस्त संस्कारों का बोध होता है जिनके सहारे वह अपने आदर्शों, जीवन मूल्यों आदि का निर्धारण करता है। जैसे अगर हम लोग देखें, जैसे यहाँ पर कहते हैं कि देश, जाति और समुदाय से ही उनकी आत्मा होती है और उसी के आधार पर उसकी क्या समुदाय की समस्त संस्कारों का बोध होता है या जानकारी मिलती है। जैसे मान लीजिए आप अमेरिका गए हैं और आपके पास कुछ भी ऐसा आइडेंटिफाई नहीं है जिससे आप को समझा जा सके कि आप किस कंट्री के निवासी हैं। तो अगर आपका पास एक भारतीय झंडा अगर आपके पास रहेगा तो आप को आसानी से लोग पहचान सकते हैं कि आप इंडियन हैं। तो कैसे पहचाना गया? देश, जाति और समुदाय के माध्यम से आपको समझा गया। तो यहाँ पर उसी चीज़ को यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है, जिनके सहारे वह अपने आदर्शों, जीवन मूल्यों आदि का निर्धारण करता है। अतः संस्कृति का साधारण अर्थ होता है संस्कार। अपने संस्कार से ही हम लोग जाने जाते हैं, पहचाना जाते हैं। उसकी सुधार, परिष्कार, शुद्धि, सजावट आदि। तो संस्कृति और सौंदर्य जो रचना है नामवर सिंह की, इसका मुख्य उद्देश्य इसमें यही दिखाना चाहता है। और इसमें कहते हैं कि ये जो संस्कृति और सौंदर्य उन्होंने रचना की, उसमें एक कथन उद्धृत है इनका। कहता है कि आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट करने के लिए उन्होंने अशोक के फूल लिखा गया है। और ये कथन किस में दिया गया है? ये संस्कृति और सौंदर्य में दिया गया है ना। अशोक का फूल भी क्या है? उसी पर आधारित है। और ये जो है ना संस्कृति और सौंदर्य मूलतः एचपीडी पर आधारित निबंध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी पर आधारित रचना है। अब हम लोग उनका जीवन परिचय देखते हुए, उनकी रचनाओं को देखते हुए अब सीधे हम चलेंगे उनकी संस्कृति और सौंदर्य निबंध के पास, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट सिद्ध होने वाली है हमारे एग्जाम की दृष्टि से। हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर नामवर सिंह का जन्म 28 जुलाई 1926 ईस्वी को बनारस जिले की चंदौली तहसील के जियनपुर गांव में हुआ था। कहाँ होता है इनका जन्म? तहसील के जियनपुर गांव में इनका जन्म होता है 1826 ईस्वी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नामवर सिंह जी ने सन 1949 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से बीए तथा 1951 में यहीं से हिंदी एमए भी कर लिए थे। सन 1953 में बीए बीएचयू में टेम्पररी लेक्चरर के बन गए तथा 1956 में पृथ्वीराज रासो की भाषा पर शोध कार्य संपन्न किए। तो ये किस पर शोध किए थे? पृथ्वीराज रासो पर। डॉक्टर नामवर सिंह ने सन 1959 ईस्वी में चकिया चंदौली से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के निकट पर लोकसभा का चुनाव भी लड़े पर हार गए। सन 1959 ईस्वी में से 60 में नामवर सिंह सागर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए। सन 1960
से 65 तक बनारस में रहकर स्वतंत्र लेखन कार्य भी लगे रहे। सन 1965 ईस्वी में जनयुग साप्ताहिक पत्रिका के संपादक के रूप में दिल्ली आए और इसी बीच 2 वर्ष तक राजकमल प्रकाशन के साहित्य सलाहकार के रूप में कार्य करते रहे। सन 1967 ईस्वी में आलोचना पत्रिका, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आलोचना पत्रिका किसने चलाया था? नामवर सिंह ने। कब चलाया था? 1967 में पत्रिका चलाया था, जो त्रैमासिक था, मतलब 3 माह में निकलने वाली, नामवर सिंह जी ने। सन 1970 ईस्वी में राजस्थान के जोधपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए और हिंदी विभाग निदेशक बने। कहाँ? जोधपुर के विद्यालय में, महाविद्यालय में। सन 1974 ईस्वी में कन्हैया माणिकलाल मुंशी हिंदी तथा भाषा विज्ञान विद्यापीठ आगरा के कुछ समय पश्चात समय तक निर्देशक भी बने रहे। सन 1974 ईस्वी में नामवर सिंह जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली के भारतीय भाषा केंद्र में हिंदी के बतौर प्रोफेसर नियुक्त हुए और सन 1992 में तक बने रहे, जिसको JNU कहते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह जी 1993 से 1996 तक राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के पद के अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त हुए। डॉक्टर नामवर सिंह 2 बार महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के कुल उपाधिपति भी रहे, कुलाधिपति, ठीक है। प्रगतिशील आलोचना के सलाहकार पुरुष डॉक्टर नामवर सिंह का निधन नई दिल्ली में 19 फरवरी 2019 को हो जाती है। कब? 2019 को। देखिए यहाँ पर ये जो नाम दिया गया है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रगतिशील आलोचना के सलाहकार पुरुष, है ना, डॉक्टर नामवर सिंह का उपनाम है या फिर उपाधि है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्य रहे नामवर सिंह की ख्याति का मुख्य आधार उनका आलोचक व्यक्तित्व रहा है। इनके गुरु कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी इनके शिष्य नहीं, गुरु रहते हैं और इन्हीं के अंडर में नामवर सिंह क्या करते हैं? अपना पढ़ाई लिखाई करते हैं। अगर इनका हम निबंध संग्रह के रूप में देखा जाए तो बलकम खुद 1951 में ये क्वेश्चन पूछी गई है। क्या है? बलकम खुद 1951। दोस्तों आज इधर बहुत तेज़ी से बारिश हो रही है, तो इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, ठीक है। फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे बेहतर से बेहतर हम लोग इस चीज़ को करते। इनका क्या है? निबंध संग्रह बलकम खुद 1951 ईस्वी में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साक्षात्कार के रूप में अगर इनका देखा जाए तो कहना ना होगा 1994 में, बात में बात 2006 ईस्वी में, बात में बात 2006 ईस्वी में। आलोचना इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। पहला दिया है आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ 1954 में, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ 1954 ईस्वी में। दूसरा आता है छायावाद 1955 में, छायावाद 1955 में। इतिहास और आलोचना 1957 में, इतिहास और आलोचना 1957 में। नई कहानी 1964 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। कविता के नए प्रतिमान 1968 ईस्वी में, कविता के नए प्रतिमान 1968 में, 68, है ना। दूसरी परंपरा की खोज 82 ईस्वी में, दूसरी परंपरा की खोज 82 ईस्वी में। वाद विवाद संवाद 1989 ईस्वी में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ 1954 ईस्वी में, छायावाद 1955 ईस्वी में, इतिहास और आलोचना 1957 ईस्वी में, नई कहानी 1964 ईस्वी में, कविता के नए प्रतिमान 1968 ईस्वी में, दूसरी परंपरा की खोज 1982 ईस्वी में, वाद विवाद संवाद 1989 ईस्वी में, जो लास्ट रहता है, ठीक है। वाद विवाद संवाद 1989 ईस्वी में रहता है। पत्र संग्रह इनका देखा जाए तो काशी के नाम 2006 ईस्वी में। संपादन का अगर पत्रिका देखें तो जनयुग आता है, जो हम लोग ऊपर देखे थे 1965 ईस्वी में। आलोचना त्रैमासिक जो कि 1967 ईस्वी में प्रकाशित होती है। शोध ग्रंथ भी इनके लिए इम्पोर्टेंट है। कहते हैं कि हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, ये क्वेश्चन पूछा गया है। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग किनकी शोध ग्रंथ है? तो नामवर सिंह का 1952 ईस्वी में, ठीक है। और पृथ्वीराज रासो की भाषा 1956 ईस्वी में, जैसे कि इन्होंने इसमें PhD की थी। व्याख्यान के रूप में अगर देखा जाए आलोचक के मुख से 2005,
कविता की ज़मीन और ज़मीन की कविता 2010 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कविता की ज़मीन और ज़मीन की कविता 2010 में, हिंदी का गद्य पर्व 2010 में, प्रेमचंद और भारतीय समाज 2010 में, जमाने से दो दो हाथ 2010 में, साहित्य की पहचान 2012 में, आलोचना और विचार की धारा 2012 में, सम्मुख 2012, साथ साथ 2012। यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछी जाती है लेकिन ये क्वेश्चन पूछी गई है, ठीक है। अब इनका संपादन पुस्तकें थोड़ा सा देख लेते हैं। जो दिया है संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो 1952 ईस्वी में। कब होता है? पृथ्वीराज 1952 में हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ ये करते हैं। पुरानी राजस्थानी 1955 में। चिंतामणि भाग 3 का भी इन्होंने संपादन करता है 1983 ईस्वी में, ठीक है। चिंतामणि भाग 3 का 1983 ईस्वी में। कार्ल मार्क्स कला और संस्कृति चिंतन, ये भी इंपॉर्टेंट है। नागार्जुन प्रतिनिधि कविताएं। मलेच की डायरी इनका बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है जो कि 3 खंडों में विभक्त रहती है। आधुनिक हिंदी उपन्यास भाग 2 और रामचंद्र शुक्ल रचनावली इनकी संपादित पुस्तकें रहती हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। अब हम लोग डायरेक्ट इनका आते हैं इनकी संस्कृति और सौंदर्य निबंध में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम लोग को पता है इसका जो प्रकाशन होता है वो 1982 ईस्वी में होती है। और इसके साथ ही यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसका दूसरी परंपरा की खोज डॉक्टर नामवर सिंह का एक प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। क्या है? निबंध संग्रह है, जिसका प्रथम प्रकाशन राजकमल प्रकाशन से 1982 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1982 ईस्वी में यहाँ पर इसका प्रकाशन होता है या किया जाता है। दूसरी परंपरा की खोज निबंध संग्रह में कुल 8 निबंध संकलित हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कितनी? 8 निबंध संग्रह यहाँ पर जमा है या संकलित है, जिसमें 6ठे नंबर पर संस्कृति और सौंदर्य नामवर सिंह का निबंध आता है। कितना? संस्कृति और सौंदर्य 6ठे नंबर पर आता है। डॉक्टर नामवर सिंह अपने निबंध संग्रह दूसरी परंपरा की खोज के बारे में कहते हैं, यह प्रयास परंपरा की खोज का ही है। मतलब परंपरा कैसी रहती है उस चीज़ का क्या है? खोज है, संप्रदाय निर्माण का नहीं। मतलब एक संप्रदाय हम निर्माण इससे नहीं करना चाहते हैं, बल्कि एक हम परंपरा की खोज करना चाहते हैं। संस्कृति और सौंदर्य निबंध की शुरुआत इस पंक्ति से होती है, अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं, भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है। और इस अध्याय का अनंगलेख पढ़ने वाले हिंदी में पहले व्यक्ति हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। मतलब इस चीज़ को पढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन है? हजारी प्रसाद, जो कि नामवर सिंह के गुरु थे। इस निबंध में नामवर सिंह हजारी प्रसाद द्विवेदी को दूसरी परंपरा का जनक बतलाते हुए उनके समस्त सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचना का सारगर्भित विवेचन प्रस्तुत इसमें करते हैं। संस्कृति और सौंदर्य नामक निबंध में द्विवेदी जी की संस्कृति और सौंदर्य संबंधी दृष्टिकोण को बड़े रोचक ढंग से प्रस्तुत करते हैं या किया गया है। नामवर सिंह अपने इस निबंध के माध्यम से द्विवेदी जी के निबंध अशोक के फूल की विशेषता और रचनात्मक उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट करने के लिए ही अशोक के फूल लिखा गया है, प्रकृति वर्णन करने के लिए नहीं। यहाँ से ये कोटेशन पूछा जा सकता है। बल्कि संस्कृति दृष्टि का अनूठा दस्तावेज है। और यहाँ छूट गया है कि यह निबंध द्विवेदी जी शुद्ध पुष्प प्रेम का प्रमाण नहीं है, बल्कि संस्कृति दृष्टि का अनूठा दस्तावेज है। नामवर सिंह ने इस निबंध में संस्कृति और सौंदर्य पर दिनकर अगे और गोविंद चंद्र पांडे के विचारों की भी विस्तृत चर्चा की गई है। किनकी? देखिए, दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे और गोविंद चंद्र पांडे का भी इसमें वर्णन किया गया है। निबंध में अज्ञे जी का कथन है कि काव्य की पड़ताल में तो दिनकर शुद्ध काव्य की खोज में लगे थे। इनका कथन है अज्ञे की। काव्य की पड़ताल में तो दिनकर शुद्ध काव्य की खोज में लगे हुए थे, लेकिन संस्कृति की खोज में उनका आग्रह मिश्र संस्कृति पर ही था। 4 अध्याय भारतीय संस्कृति की मिश्रता को ही उजागर करने का प्रयत्न है। मतलब इनकी जो रचना है संस्कृति के 4 अध्याय उसी पर ये कहते हैं। डॉक्टर गोविंद चंद्र पांडे भी सामासिक संस्कृति का विरोध करते हुए
कहते हैं। क्या कहते हैं कि भारतीय संस्कृति की तथाकथित सामासिकता वास्तव में सभ्यता के क्षेत्र में ही लागू होती है। क्या सभ्यता के क्षेत्र में ही लागू होती है, और इस क्षेत्र में वह भारत की कोई विशेषता नहीं है। क्या है वो विशेषता नहीं है। नामवर सिंह इस निबंध में लिखते हैं कि यदि दिनकर की मिश्र संस्कृति की एक राजनीति है तो आगे की संस्कार धर्मी संग्राहक संस्कृति भी किसी और राजनीति के अनुसंग से बच नहीं जाती। मतलब अगर वो संस्कृति दिनकर ने अगर मिस्र की संस्कृति के आधार पर उन्होंने अगर रचनाएं की तो उनका जो मतलब आगे की जो संस्कार है वो धर्म संस्कृति किसी भी राजनीति से अनुसंग बच नहीं सकती, मतलब वो भी उसी पर आधारित है। निबंध में द्विवेदी जी के विचारों से स्पष्ट होता है कि वे भारतीय संस्कृति को के सच को उजागर करते हुए गंधर्व, यक्ष, किन्नर आदि आर्योत्तर जातियों के विश्वासों और सौंदर्य कल्पनाओं का सबसे अधिक ऋणी है। मतलब यहाँ पर जो संस्कृति और सौंदर्य रचना की गई है वो जाति, वातावरण और समुदाय को विशेष रूप से यहाँ पर दिखाता है जो आर्य समाज से है। वस्तुतः द्विवेदी जी भारतीय संस्कृति के स्वरूप को आर्य इतर जातियों की देन मानते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या करते हैं, भारतीय संस्कृति के स्वरूप को आर्य से इतर जातियों की देन मानते हैं। ठीक है, आर्यों की क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किंतु विशुद्धतावादी इससे स्वीकार नहीं करते हैं। मतलब विशेष रूप से शुद्ध इसको स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन मानते हैं कुछ हद तक। संस्कृति को लेकर दक्षिणपंथी सोच हमेशा विशुद्धतावाद पर जोर देती रही है। क्या विशुद्धतावाद पर जोर देती आई है। द्विवेदी जी के अनुसार शुद्ध संस्कृति का आग्रह एक प्रकार का मोह है। क्या है, एक प्रकार का मोह है जो बाधा उपस्थित करता है या संस्कृति के क्षेत्र में क्या करता है, वर्जनशीलता को जन्म देती है। क्या वर्जनशीलता को जन्म देती है। निबंध में अंग्रेजी संस्कृति की संग्रहकर्ता पर जोर देते हुए कहते हैं और उसके मूल रूप से शुद्ध मानते हैं उसे। द्विवेदी जी की संस्कृति के दोनों पक्षों संग्रहकर्ता और त्याग दोनों पर जोर देते हुए कहते हैं कि हमारे सामने समाज का जो रूप है वह ना जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। मतलब उनके सामने, मतलब समाज के सामने जितने भी रूप हैं वो उनको क्या करते हैं, त्याग का एक प्रकार से रूप है और ग्रहण करके मतलब इन्होंने इतना समय उन पर व्यतीत किया है। कहते हैं निबंध में डॉक्टर नामवर सिंह जी कहते हैं कि जो लोग द्विवेदी जी के सौंदर्य संस्कृति को रविंद्रनाथ के शांति निकेतन की देन बतलाते हैं वे सिर्फ आधी बात कहते हैं। मतलब कुछ कुछ बात यहाँ पर अफवाह फैलाई गई है कि भारतीय संस्कृति के जो संस्कृति है वो रविंद्रनाथ के शांति निकेतन की देन है, लेकिन ठीक है कुछ हद तक ठीक है, लेकिन पूर्ण रूप से ये बात सत्य नहीं है। सौंदर्य को परिभाषित करते हुए द्विवेदी जी कहते हैं कि सात्विक सौंदर्य वहाँ है जहाँ चोटी का पसीना एड़ी तक आ जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। ठीक है, सात्विक सौंदर्य वहाँ है जहाँ चोटी का पसीना एड़ी तक पहुँच जाता है, मतलब ऊपर का पसीना नीचे तक चला जाता है और नित्य समस्त विकारों को धोता रहता है। मतलब जो भी उसमें गंदगी रहती है उसको क्या करता है, खत्म करते रहता है या धोते रहता है, साफ करते रहता है। डॉक्टर नामवर सिंह द्विवेदी जी के सौंदर्य परंपरा को निराला के सौंदर्य बोध श्याम तन भरबंद यौवन से जोड़ते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है। द्विवेदी जी का जो सौंदर्य परंपरा निराला के सौंदर्य परंपरा से नामवर सिंह जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं कि श्याम तन भरबंद यौवन से जोड़ते हैं। द्विवेदी जी के अनुसार सौंदर्य रूप नहीं है परंतु वह रूप के बिना रह नहीं सकता। आगे वे कहते हैं सुंदर जीवन क्रियाशील होती है क्योंकि क्रियाशीलता ही जीवन का रूप है। क्रियाशीलता को छोड़कर जीवन का सौंदर्य टिक नहीं सकता। क्रियाशीलता को छोड़कर जीवन का सौंदर्य टिक नहीं सकता, है ना। मतलब जिस प्रकार से हम लोग कहते हैं कि सौंदर्य या ब्यूटी जिसको कहते हैं कि हमेशा नहीं रहता है, लेकिन हमारा जो नेचर रहता है, हमारी जो प्रवृत्ति रहती है, हमारी जो रवैया रहता है, वो हमारा जो व्यवहार रहता है वो हमेशा के लिए रह जाता है।
द्विवेदी जी सौंदर्य शास्त्र पर लालित्य मीमांसा नामक एक पुस्तक भी लिख रहे थे। कौन? द्विवेदी जी, लालित्य मीमांसा, ठीक है। किंतु दुर्भाग्यवश वह अधूरी रह गई। डॉक्टर नामवर सिंह जी ने द्विवेदी जी की पुस्तक लालित्य मीमांसा के 3 सूत्रों पर चर्चा की है। उपर्युक्त पहले सूत्र के अनुसार द्विवेदी जी सौंदर्य को सौंदर्य न कहकर लालित्य कहना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट है ना? क्या कहते हैं? सौंदर्य को सौंदर्य न कहकर ये लालित्य कहना चाहते हैं, एचपीडी का मानना है, क्योंकि उनकी दृष्टि में मानव रचित सौंदर्य विशेष महत्व था। मतलब मानव का सौंदर्य को ज़्यादा महत्व नहीं देते थे, लेकिन मानव रचित, मानव द्वारा बनाई गई वस्तुओं का उन्होंने ज़्यादा महत्वपूर्ण उसका स्थान दिया है। डॉक्टर नामवर सिंह द्विवेदी जी के सौंदर्य संबंधी प्रथम सूत्र के बारे में कहते हैं। क्या कहते हैं? कि समष्टिगत और व्यष्टिगत दोनों ही स्तरों पर द्विवेदी जी सौंदर्य दृष्टि मूलतः मानते हैं। इसका अर्थ सिर्फ यही नहीं कि सौंदर्य का सृष्टा मनुष्य है, बल्कि यह भी है कि सौंदर्य की सृष्टि करने के कारण ही मनुष्य है। मतलब कहता है यहाँ पर कि मनुष्य केवल सौंदर्य वस्तु के कारण ही उसका नाम नहीं है, बल्कि सृष्टि करने के कारण ही मनुष्य है। मनुष्य है। मतलब अगर आप मनुष्य कब कहलाइएगा? जब आप मनुष्य जैसा काम कीजिएगा, जानवर जैसा काम कीजिएगा, तो आपको मनुष्य कोई कहलाएगा? आपसे नहीं कहलाएगा। तो यही बात है कि मनुष्य तभी कहला सकता है जब वो सृष्टि करता है सौंदर्य की। द्विवेदी जी लालित्य मीमांसा का दूसरा सूत्र है ना, पहला सूत्र था वो, ठीक है। अब दूसरा सूत्र अगर हम लोग देखें तो इसमें कहता है कि बंधन के विरुद्ध विद्रोह को मानते थे। बंधन के विरुद्ध विद्रोह को मानते थे, अर्थात द्विवेदी जी की दृष्टि में कला और सौंदर्य की दृष्टि विलास मात्र नहीं है, बल्कि बंधनों से विरुद्ध विद्रोह है, बल्कि बंधनों के विरुद्ध विद्रोह इसमें दिखाया गया है। आगे कहते हैं लालित्य मीमांसा तीसरे सूत्र, जैसे कि 3 सूत्र उन्होंने अभी तक प्रकाशन में लाया था, ठीक है, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्हें इसको अधूरा छोड़ दिया गया था, लेकिन उनके शिष्य ने इसको 3 इसका सूत्र को लिखी है और यहाँ पर चर्चा की गई है। तीसरा सूत्र में कहते हैं कि नामवर सिंह जी लिखते हैं, द्विवेदी जी के लालित्य मीमांसा का तीसरा सूत्र है कि सौंदर्य एक सर्जना है, मनुष्य की शिक्षा का परिणाम है। मतलब सौंदर्य क्या है? एक सर्जन है, मतलब बनाने की है, और मनुष्य की शिक्षा मतलब जो बनाया है उसका क्या है? एक परिणाम है, रिजल्ट है। द्विवेदी जी के लालित्य मीमांसा में सौंदर्य संबंधी तीसरे सूत्र के शिक्षा अर्थात सृजनशीलता पर अधिक बल देते हैं। मतलब सृजनशीलता, आप कैसे कविता की रचना करते हैं, कैसे लिखते हैं, तो ये सब पर ज़्यादा इसमें लालित्य मीमांसा के तीसरे सूत्र में बदलाया गया है। समस्त सत्ता डॉक्टर नामवर सिंह सौंदर्य संबंधी चिंतन का सार प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि जीवन का समग्र विकास ही सौंदर्य है। जीवन में आप समग्र विकास क्या किए, आप अपने जीवन में क्या किए, समाज के लिए क्या किए, गांव के लिए क्या किए, तो ये सब क्या है? एक प्रकार से समस्त विकास ही सौंदर्य है। यही आपका सौंदर्य है, यही आपका ब्यूटी क्रीम है, ठीक है। यह सौंदर्य वस्तुतः एक सृजन व्यापार है। क्या है? सृजन व्यापार है। इस सृजन की क्षमता मनुष्य में अंतर्निहित है, मतलब सबके पास है, लेकिन उसको कोई जगाता नहीं है। वह सौंदर्य सृष्टि की क्षमता के कारण ही मनुष्य है। इस सृजन व्यापार का अर्थ बंधनों से विद्रोह, इस प्रकार सौंदर्य विद्रोह है, मानव मुक्ति का प्रयास है। क्या है? मानव मुक्ति का प्रयास है। संस्कृति और सौंदर्य के महत्वपूर्ण कथन पर आगे बढ़ते हुए अगर हम देखें तो इसमें कहता है मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम होती है। वह सभ्यता और संस्कृति की वृथा मोह और रौंदती चली आ रही है। मतलब मनुष्य की जो जीवन है उसका जो निर्मम, मतलब एक प्रकार से जो दया नहीं रहती है, वो बड़ा क्या कहते हैं, एक प्रकार से असभ्य है। बिना मोह माया के क्या करते हैं, संस्कृति और सौंदर्य को अलग करते हुए, मोह से हटते हुए उसको रौंद के निकल जाती है ना। मान लीजिए पुरानी परंपरा को अगर कोई छोड़ देता है और नई परंपरा को अपनाना शुरू कर देता है, तो ये क्या है, वो एक प्रकार से उस सब संस्कृति और सभ्यता को रौंदते हुए आगे निकल जाती है। आगे कहते हैं ना जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों,
उत्सवों और व्रतों की धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ी है। कहने का मतलब है, मान लीजिए एक समय था जो गांव में हमेशा धोती पहनी जाती थी और साड़ी पहनी जाती थी, लेकिन अब गांव में भी ऐसा देखने को मिलता है जो कि शादीशुदा से लेके मतलब लड़की तक जींस टॉप पहन के रहती है। साथ ही जो धोती था उसका समय अब परिवर्तन होने चला है। तो ऐसा नहीं है कि आप परिवर्तन ना करें, परिवर्तन बहुत जरूरी है समय के साथ, लेकिन पुरानी परंपराओं को छोड़कर उसको हम दरकिनार करके आगे निकल जाएं तो ये भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक गलत है। कहते हैं संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए संघर्ष से मनुष्य नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। अशोक के फूल से काफ़ी इम्पोर्टेंट लिया गया है। ठीक है, क्या कहते हैं, हमारे सामने समाज का आज का जो रूप है, पर वर्तमान में मतलब आधुनिक युग में, मॉडर्न युग में जो जो रूप है, ना जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। मैंने कितने इस चीज़ को मतलब क्या कि त्याग दिया या फिर कोई नया चीज़ ग्रहण किया, इसके इसमें किसमें वर्णन है? अशोक के फूल में वर्णन है। जो संपत्ति परिश्रम नहीं अर्जित की जाती, जो संपत्ति परिश्रम से अर्जित नहीं की जाती, जो मेहनत से नहीं अर्जित किया जा सकता या नहीं लिया जा सकता, और जिसके संरक्षण के लिए मनुष्य का रक्त पसीने नहीं बदला जा सकता, वह केवल कुत्सित रुचि का प्रश्रय देती है। ये द्विवेदी जी का कथन है। एक बार दूसरी बार रिपीट कर लेते हैं। कहते हैं कि जो संपत्ति परिश्रम से नहीं मिलती और जिसके संरक्षण के लिए मनुष्य रक्त का पसीना में नहीं बदलता, वह केवल कुत्सित रुचि को प्रश्रय देती है। द्विवेदी जी का कथन है। ठीक है, सात्विक सौंदर्य वहाँ है जहाँ चोटी का पसीना एड़ी तक आता है, ये भी देखें, और नित्य समस्त विकारों का धोता हुआ चला जाता है। HPD का कथन है। पसीना बड़ा पावक तत्व है मित्र, जहाँ इसकी धारा विरुद्ध जाती है वहाँ कलुष और विकार जमकर खड़े रह जाते हैं। द्विवेदी जी इसके बारे में कहते हैं, मान लीजिए जैसे हम मेहनत कर रहे हैं, हमारे शरीर से बहुत सारी पसीना निकल रही है, तो हमारे अंदर मतलब बाहर जो विकार है, मतलब जैसे मान लीजिए मिट्टी लगा हुआ है या फिर बालू लगा हुआ, तो उसको क्या करते हैं, वो नीचे बहाते हुए ले जाती है। और इसको हम अंदर से भी अगर इसका हम रूप देखें तो जैसे मान लीजिए हम मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करते करते हम हमारे अंदर जो भी गलत चीज़ें का सोच थिंकिंग रहती है, उस चीज़ को मेहनत से हमारा कहीं ना कहीं कुछ हद तक उसको सोचने में मजबूर कर देता है और हम हित के लिए सोचना शुरू कर देते हैं। कहते हैं संस्कृति सौंदर्य बोध के विकृत होने की मौलिक चेष्टा है। क्या है? मौलिक चेष्टा है। जो जाति सुंदर का सम्मान नहीं कर सकती, बहुत बड़ी बात कहते हैं, जो जाति सुंदर का सम्मान नहीं कर सकती वह यह भी नहीं जानती कि बड़े उद्देश्य के लिए प्राण देना क्या चीज़ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट। क्या कहते हैं? जो जाति सुंदर का सम्मान नहीं कर सकती वह यह भी नहीं जानती कि बड़े उद्देश्य के लिए प्राण की क्या चीज है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। ठीक है, कोई जाति क्रांति जैसे बड़े उद्देश्य के लिए जान की बाजी लगाती है तो इसलिए कि वह सिर्फ जीना नहीं चाहती बल्कि सुंदर ढंग से जीना चाहती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कोई जाति क्रांति जैसे बड़े उद्देश्य के लिए जान की बाजी लगाती है तो इसलिए कि वह सिर्फ जीना नहीं चाहती बल्कि सुंदर ढंग से जीना चाहती है। जीवन का समग्र विकास ही सौंदर्य है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि आज का ये हम सभी का यूनिट 9 का अंतिम निबंध था। अब हम लोग फिर एक नए चैप्टर नए यूनिट के साथ हम फिर मिलेंगे। और हम सभी जानते हैं जैसे कि हम लोग 2 यूनिट को लेकर चल रहे हैं, यूनिट 9 और 10 को लेकर चल रहे थे। अब हम लोग यूनिट 8 और 10 को लेकर हम लोग चलेंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट सिद्ध होने वाली है। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है और आपको थोड़ी सी भी अगर हम कुछ सहूलियत प्रदान कर पा रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि मुझे भी मोटिवेशनल मिलने के साथ साथ हम आपके बीच बेहतर से बेहतर आपके तक वीडियो ला सकें, तथ्य ला सकें। और आप अपना राय देना ना भूलें, क्योंकि मनुष्य किसी भी चीज़ में पूर्ण रूप से नहीं रहता है, वो कहीं ना कहीं
उस चीज़ में हमेशा कुछ कमियां रहती हैं, तो हम चाहते हैं कि आप लोग उस चीज़ को कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम उस चीज़ से वाकिफ़ होकर सुधार कर सकें। और तब तक मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।